हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोब। इसके अंदर अपने 2 से ज़्यादा टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का नाम है ग्लोब। ठीक है, पृथ्वी दोनों ध्रुव पर चपटी तथा भूमध्य रेखा से उभरी हुई है। इस तरह की भू आकृति को भूआब या प्रवलाकार या जियोड भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर तो चपटी है और जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके ऊपर थोड़ी उभरी हुई है, जिसे जियोड भी कहा जाता है, प्रवलाकार या भूआब भी कहा जाता है। देखो, हिंदी भाषा में इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। पृथ्वी के समान आकार का। भूमध्यवर्ती व्यास, जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसका जो व्यास है वो कितना है? इसका व्यास है 12,756.6 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय व्यास है ये जो ध्रुवीय व्यास है ये कितना है? ये है 12,714। तो इसमें इन दोनों में लगभग अंतर कितना है? 42 या 43 किलोमीटर का अंतर माना जाता है। क्यों ये अंतर होने का कारण क्या है? कि हमारी जो पृथ्वी है ये भूमध्य रेखा पर तो उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी मानी जाती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर तथा ध्रुवीय परिधि लगभग 4008 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य जो पृथ्वी है उसकी परिधि, भूमध्य रेखीय परिधि तो इतनी है 75, ये ज़्यादा है, इसमें 75 नहीं है, माइनस कितने हो गए 8 67-68 किलोमीटर है ना, इनमें अंतर माना जाता है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के भू आकार का पता सन 1671 में फ्रांस के जॉन रिचर ने लगाया था। पृथ्वी के भू आकार का पता सबसे पहले किसने लगाया था? फ्रांस के सर जॉन रिचर ने लगाया था 1671 ईस्वी में। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम का सिद्धांत दिया गया था। कब दिया गया था? 1687 ईस्वी में। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। देखो, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। तो देखो, ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। आप याद रखो, पप्पू। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरब से पश्चिम खींची जाती है। पृथ्वी तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरब से पश्चिम खींची जाती है। ये ध्यान में रखना आप। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन करने का अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष का झुका हुआ है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और वो जो झुका हुआ कोण है वो बनता है 66.5 डिग्री का। ठीक है, अब देखो कि अक्षांश पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी पर जो बीचों बीच ये रेखा खींची गई है इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ स्थित किसी भी कोणीय स्थिति को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर, जैसे ये देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी, ये अक्षांश रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, इस प्रकार खींची जाती है। और कुल अक्षांश रेखाएं जो होती है वो भूमध्य रेखा से इधर 90 होती है और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 90 होती है। टोटल 180 रेखाएं मानी जाती है। और 0 डिग्री अक्षांश को माने तो 181 रेखाएं होती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। ये पृथ्वी है हमारी, तो ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से हम जाएंगे, इधर से जाएंगे तो इनकी लंबाई में कमी आएगी।
ठीक है, इनकी लंबाई में कमी आएगी। प्रमुख अक्षांश वृत्त कौन कौन से हैं? 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये भूमध्य रेखा है। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको तो हम कहेंगे कर्क रेखा और इसको कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। फिर है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। इन दोनों का जो मध्य का क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, उत्तरी जो अक्षांश है 66.5 डिग्री उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, यानी नीचे दक्षिण में मकर रेखा है उससे अंटार्कटिक वृत्त, और कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के मध्य शीतोष्ण कटिबंध आता है। देखिए समझिए, ये है अपनी पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इन दोनों के मध्य का जो भाग है उसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत के पास में और उष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इससे ऊपर का जो भाग है ध्रुव तक, आर्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त से ध्रुव तक को कहेंगे शीत कटिबंध, ठीक है। ध्रुवीय भाग शीत कटिबंध में आते हैं। अब है देशांतर, ये अक्षांश हमने पढ़ लिए। देशांतर, पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती है। देखिए पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी है, इस पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं उसको हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे, ठीक है। 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। देखो ये कहीं से भी कर लो, चाहे से आप यहाँ पे मान लो इसको ग्रीनविच रेखा मान लिया, ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ठीक है। और इसको 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है और इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और उसी से जो समय की गणना हमारी इसी से होती है। आगे देखिए, इस रेखा के पूर्व में 180 तथा पश्चिम में 180 देशांतर खींची गई है। टोटल 360। ये 0 डिग्री देशांतर है, इधर 180 है और इधर 180 है, तो टोटल मिलके कितनी हो गई? 360 देशांतर मानी जाती है। हमारे देश का, भारत का जो मानक समय है वो 88 नहीं है, सॉरी, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है। हमारे देश का जो मानक समय है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर ये रेखा वहाँ से गुजरती है, तो इसको मानक समय रेखा हमारे देश की, भारत की निर्धारित की गई है। किसको? 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, से निर्धारित किया गया है, जो ग्रीनविच रेखा से। और ये जो समय है ये ग्रीनविच रेखा से, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 5.5 घंटे कितना है? आगे है। पूर्व की ओर जाएंगे समय आगे होगा, पश्चिम की ओर जाएंगे समय पीछे होगा, ठीक है। और सूर्यास्त और सूर्योदय में इसका उल्टा होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितनी है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। 180 पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। 180, देखो इसको यहाँ से, ये 180 पूर्वी, 180, इसको यहाँ से ऐसे मिलाओगे तो ये एक ही रेखा मानी जाती है, पूर्वी और पश्चिमी। 0 डिग्री 180
पूर्वी देशांतर के बीच समय आगे रहता है। पूर्व में समय क्या रहेगा, आगे रहेगा। इधर की साइड में समय आगे रहेगा, इधर जाओगे समय पीछे होगा। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ देखो, सौर दिवस होता है, एक सौर दिवस में 24 घंटे का समय, मतलब एक दिन का समय लगता है। ठीक है। दैनिक गति जिसे घूर्णन कहते हैं, वार्षिक गति जिसे परिक्रमण कहते हैं, इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, इसको परिक्रमण भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर जो पृथ्वी लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं, और घूर्णन गति या परिभ्रमण गति जो होती है वह अपने अक्ष पर जो 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है उसको दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक गति या घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी इसमें भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं में अंतर आएगा, ये प्रभावित होगी। घूर्णन से ही दिन व रात की प्रक्रिया चलती है। दिन और रात का बनना घूर्णन से होता है, और परिक्रमण से एक वार्षिक होता है, ये एक वर्ष में होता है। ठीक है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जो दिन रात बनता है, भ्रमण होता है, ये जो घूर्णन गति होती है, इसको जब एक चक्कर ये लगाती है तो इसको प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। परिक्रमण या वार्षिक गति, जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। जैसे जिस पथ पर पृथ्वी घूमेगी उसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का कक्ष कहा जाता है। ठीक है। और ये कक्ष कहाँ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का, हमने पहले भी ऊपर पढ़ा था। ठीक है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। जो समतल एक कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है। सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष से पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमते हुए जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको ही क्या कहेंगे, परिक्रमण कहा जाता है। फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होता है, उस वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है। जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वो अधिवर्ष कहलाता है, जैसे 2020 में था। ठीक है। ऋतुएं बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। 21 मार्च, इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। देखो, एक तो होता है 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर होता है, शायद तक आगे आएगा। तो उस पर पृथ्वी पर जो दिन और रात है बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन 2 दिनों में ये जो भूमध्य रेखा है इस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है। फिर है 21 जून, इस दिन सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ेगी। ठीक है। जिससे उसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी तो दिन जो है वो सबसे बड़ा दिन होगा। और वो दिन कौन सा है? अपना 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और गर्मी सबसे ज़्यादा इसी दिन होती है और सबसे लंबा दिन होगा। इसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। इसे क्या कहे जब दिन और रात, जब दिन सबसे बड़ा होता है उसे उत्तरी अयनांत कहा जाता है। ये 21 जून होता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। जाहिर सी है 21 जून को हमारे यहाँ क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। तो गर्मी और हमारा जो भारत है वो कहाँ आता है? इधर है, उत्तरी पूर्वी में। ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए, उत्तरी अयनांत कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। फिर है 23 सितंबर, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। पहला था अपना क्या था? 21 मार्च और 23 सितंबर। 2 दिन ऐसा आता है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है। जिसे विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। पृथ्वी पर पुनः दिन रात बराबर होते हैं।
फिर दिन रात बराबर होते हैं, जिसे दक्षिणी विषुव कहा जाता है, क्योंकि इस दिन के बाद पृथ्वी जो सूर्य है वह दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु व दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 22 दिसंबर सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर। अब सूर्य कहाँ आ जाएगा? 23 सितंबर के बाद सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा, तो यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। अगर यहाँ पड़ेगी तो यहाँ सर्दी होगी और यहाँ गर्मी होगी, यहाँ दिन बड़े होंगे, यहाँ दिन छोटे होंगे। ठीक है। सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा से अवरुद्ध हो जाती है। चंद्रमा से अवरुद्ध हो जाती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती है। देखो ये सूर्य है, ये है मून, चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब ये किरणें चंद्रमा पर पड़ेगी, ना कि पृथ्वी पर। इसकी छाया फिर पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चंद्र ग्रहण, ये सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है, और ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ठीक है। और तिथि रेखा, तिथि रेखा कौन सी होती है? 180 देशांतर रेखा नए दिन के शुरुआत का स्थान है, इसे तिथि रेखा भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था अपना चैप्टर ग्लोब। आई होप कि आपको समझ में आया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।